हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीवद्रव्य कुंचन एवं जीवद्रव्य विकुंचन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। इससे पिछले टॉपिक में हमने विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध पढ़ा था, जैसे परासरण दाब, स्फीत दाब, भित्ति दाब और डीपीटी के बारे में संबंध पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य कुंचन एवं जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य कुंचन, कुंचन का मतलब जीवद्रव्य का सिकुड़ जाना, विकुंचन का मतलब वापस उसका सामान्य स्थिति में आ जाना। तो देखिए इसके अंदर कि पादप कोशिका को अधिक समय तक अति परासारी विलयन में रखने पर, अति परासारी विलयन, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा ये विलयन कौन सा विलयन होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ऐसा विलयन या ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, तो ऐसे विलयन को हम अति परासारी विलयन कहते हैं। और अल्प परासारी विलयन किसे कहते हैं कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, तो उसे हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो अल्प परासारी विलयन होगा तो अंत्यपरासरण होगा, और अगर अति परासारी विलयन है तो क्या होगा, बहिःपरासरण। तो यहाँ पर क्या होगा, बहिःपरासरण, जिससे कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है। अंत में ये संकुचित जीवद्रव्य कोशिका के बीच या एक कोने में संघनित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका क्या हो जाती है, श्लथ कोशिका। तो इसके अंदर देखिए आप कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति परासारी विलयन, इसमें जब कोशिका को रखा तो धीरे धीरे जल के अणु बाहर निकलने लगते हैं। ध्यान रखना, अति परासारी विलयन में रखने पर कोशिका में से जल के अणु बाहर आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे, कि मैंने आपको बताया कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, तो विलयन की सांद्रता अधिक है और कोशिका के अंदर की सांद्रता कम है, तो जल अंदर से बाहर आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, जब अंदर से बाहर आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, बहिःपरासरण। तो इसके अंदर क्या होगा, बहिःपरासरण होगा। तो जल बाहर आ जाएगा, जैसे जैसे जल आता रहेगा कोशिका का जीवद्रव्य जो होता है वो सिकुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और सिकुड़ कर एक कोने में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल यानी कि श्लथ कोशिका, और ये क्रिया क्या कहलाएगी, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, संकुचित जीवद्रव्य कोशिका के बीच या एक कोने में संघनित हो जाता है। यह स्थिति जीवद्रव्य कुंचित कहलाती है और इस अवस्था को हम जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यदि इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को, इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को हम उल्टा करें, इसके अंदर विपरीत करें, क्या करें, इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को जल या अल्प परासारी विलयन में रखें। ठीक है, यदि इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को जल या अल्प परासारी विलयन में रखें तो रखने पर क्या होगा, इसके अंदर अंत्यपरासरण होगा, और अंत्यपरासरण द्वारा जो होता है वो जल अंदर प्रवेश करेगा। तो अंदर प्रवेश करेगा तो धीरे 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 जो कोशिका है वो फैलती चली जाएगी, यानी कि टर्जिड हो जाएगी, यानी कि स्फीत कोशिका फूलती चली जाएगी। तो फूली हुई कोशिका को हम बोलते हैं स्फीत कोशिका। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। देखिए इसके अंदर, यदि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को जल अथवा अल्प परासारी विलयन में रखा जाता है तो जल अंत्यपरासरण द्वारा कोशिका में वापस प्रवेश करना शुरू करता है, तो कुछ समय बाद जीवद्रव्य फैल जाता है। यह क्रिया जीवद्रव्य विकुंचन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली क्रिया है उसको तो हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस और इसको बोलते हैं हम डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि जीवद्रव्य कुंचन प्रक्रिया का प्रदर्शन रोहियो डिस्कलर के पत्ती की निचली एपिडर्मिस की बैंगनी कोशिकाओं की सहायता से किया जा सकता है। कैसे, इसकी पत्तियों की निचली अधिचर्म के दो टुकड़े लेते हैं, इनकी कोशिका में बैंगनी रंग फैला रहता है, एक टुकड़े को जल में और दूसरे टुकड़े को चीनी के घोल में रखते हैं। एक टुकड़े को किस में रखा, जल में, और दूसरे टुकड़े को चीनी के घोल में रखते हैं। तो जिस टुकड़े को हमने जल में रखा उसमें तो क्या होगा, जिस टुकड़े को हमने जल में रखा उसमें तो क्या होगा कि जल कोशिका के अंदर आने लगेगा, और जिसको हमने चीनी के घोल में रखा, जिसको हमने चीनी के घोल में रखा उसमें कोशिका के अंदर से जल बाहर आने लगेगा। तो एक में अंत्यपरासरण होगा और दूसरे में बहिःपरासरण। तो देखिए कुछ समय बाद इन टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर वह टुकड़ा जो जल में डूबा था उसकी कोशिका क्या हो गई, स्फीत दिखाई देती है। क्यों दिखाई देगी, क्यों, जल में रखा, तो जल में रखा इसका मतलब कौन सा हो गया इसके अंदर कि जल में रखा तो जल अंदर प्रवेश करेगा, तो कौन सा हो गया इसके अंदर, परासरण, अंत्यपरासरण, यानी कि वो एक तरह से अल्प परासारी विलयन हो गया। जो जल है वो अल्प परासारी विलयन हो गया।
समझ में आ गया ना बात। जो जल है वो अल्प पराशर विलीन हो गया, तो जल अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका फूलेगी, और फूली हुई कोशिका को हम बोलते हैं स्फीत कोशिका। तो कोशिका स्फीत दिखाई देती है, लेकिन चीनी के घोल में डूबी हुई अधिचर्म के टुकड़े की कोशिका का बैंगनी जीवद्रव्य संकुचित होकर बीच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का विलयन जो है वो ज़्यादा सांद्र है और अंदर कोशिका का जो विलयन है वो कम सांद्र है। ठीक है, उसमें विलेय पदार्थ कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से बाहर आएगा, और बाहर आने से वो कोशिका सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। और पहली वाली जो है उसको हमने जल में रखा, तो बाहर जल है तो जल की सांद्रता ज़्यादा है, या आप कह सकते हो जो विलयन है वो एक तरह से जल है, तो विलयन तो हुआ ही नहीं, उसमें सांद्रता जल की ही ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर विलयन भी हो तो कौन सा विलयन होगा? वो अल्प पराशर विलयन होगा, और अल्प पराशर विलयन होता है तो अंत्यपरासरण होता है। ठीक है, और अंत्यपरासरण द्वारा जो जल होता है वो बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जिससे कोशिका धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाती है, और ऐसी कोशिका को हम बोलते हैं स्फीत कोशिका या टर्जिड सेल्स कहते हैं। ठीक है।